रेज हैंड अभी कैसे कर रहे हो? अभी तो हमने कुछ स्टार्ट नहीं किया। शुरू में ही क्वेश्चन अपने, हाँ हैंड स्लो करो ना, थोड़ा पढ़ेंगे फिर कुछ पूछिएगा आप, ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली आज हमारी लास्ट क्लास है, बिकॉज डिफ्रैक्शन तक हम पढ़ाएंगे और उसके बाद है पोलराइजेशन, एक टॉपिक रह जाएगा, वो झा सर है फिजिक्स के, वो पढ़ाएंगे फिर। तो मोस्ट प्रोबेबली टुडे इज आवर लास्ट क्लास। सो वी वर डिस्कसिंग डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, ठीक है? डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। और डबल स्लिट डिफ्रैक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ये हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, बट आज शुरू से करेंगे डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन तो कंप्लीट कर ही लिया था। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या था? व्हाट वाज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन? दैट इज a नॉट sin अल्फा अपॉन अल्फा, ठीक है? और अल्फा क्या था? 2 अल्फा वाज द रिजल्टेंट फेज डिफरेंस, है ना? 2 अल्फा की वैल्यू निकाली थी पाथ डिफरेंस से। 2 अल्फा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा। a sin थीटा वाज द पाथ डिफरेंस, ठीक है? a sin थीटा कैसे निकाला था? वो हमने थीटा एंगल पे टिल्टेड वेव्स ली थी सिंगल स्लिट के किनारे से, जैसे थीटा एंगल पे जा रही है तो उनमें पाथ डिफरेंस, फिर ट्रायंगल बनाया, एक ट्रायंगल बनाया और उससे डायरेक्ट पाथ डिफरेंस निकाल दिया, a sin थीटा था, ठीक है? तो वो था सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन। आज डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। तो डबल स्लिट डिफ्रैक्शन तभी समझ में आएगा जब सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन आपने अच्छे से कर रखा होगा, क्योंकि वो ही प्रॉपर्टीज और वो ही एक्सप्रेशंस हम यहाँ यूज करेंगे। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन में जो एक्सप्रेशंस हमने पढ़े थे, जो एक्सप्रेशंस हमने डिराइव किए थे, वो ही डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में यूज करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं डबल स्लिट डिफ्रैक्शन के लिए। Suppose we have 2 slits. ये जो दो होल बना रखे हैं ना, ये 2 स्लिट हो गए, ठीक है? ये हो गया ए बी, एक स्लिट तो ये हो गई ए बी, दूसरी सी डी, ठीक है? 2 स्लिट हो गई ए बी एंड सी डी। अब क्या करें? एक स्क्रीन ले लेते हैं, ये यहाँ पे रखा है स्क्रीन, जिसमें हमें फाइनल डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देगा। स्क्रीन पे डिफ्रैक्शन पैटर्न हमें दिखाई देगा, ये स्क्रीन है, और बीच में कंकेव लेंस ले लेते हैं। लेंस इसलिए देते हैं कि वहां से लाइट जाएगी, लेंस से होते हुए फिर फोकस हो जाएगी, और स्क्रीन को इस लेंस के फोकस डिस्टेंस पे रखेंगे, जैसे पैरेलल लाइट खिंच जाएगी और यहाँ फोकस होके यहाँ कुछ हमें इंटेंसिटी दिखाई देगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी, डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस, डिपेंडिंग ऑन द फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस एक ही चीज है, आपको पता है ना? लैम्डा इक्वल टू 2 पाई, मतलब लैम्डा पाथ डिफरेंस 2 पाई फेज डिफरेंस के इक्वल होता है। तो हम कभी भी पाथ डिफरेंस को फेज में और फेज को पाथ डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? सिंपल। तो अभी ये लेंस है और यहाँ सपोज करो पैरेलल लाइट्स आ रही है, पैरेलल लाइट रेज, ठीक है? कहीं से पैरेलल लाइट रेज आ रही है,
सोर्स सपोज करो एक ही है, एक ही सोर्स से सारी लाइट वेव्स आ रही है, एक सोर्स से आएगी तो सारी कोहेरेंट होगी, ठीक है ना। अलग अलग सोर्स से अगर लाइट आएगी तो कोहेरेंट नहीं होती है। कोहेरेंस के बारे में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। एक ही सोर्स से लाइट वेव्स आएगी तो वो कोहेरेंट होगी, ठीक है। और डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस किसी भी तरह के फिनोमेना के लिए, किसी भी तरह के फिनोमेना को ऑब्जर्व करने के लिए दिस इज वेरी नेसेसरी दैट लाइट इज कोहेरेंट, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन है कि जो भी लाइट से हम इंटरफेरेंस या डिफ्रैक्शन मेजर कर रहे हैं वो कोहेरेंट हो, कोहेरेंट हो, मोनोक्रोमेटिक हो। मोनोक्रोमेटिक नहीं हो तो भी व्हाइट लाइट से भी हो जाता है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फिर पैटर्न्स दिखेंगे। और मोनोक्रोमेटिक होगा तो एक ही कलर का दिखेगा, जहां मिनिमा होगा वहां अंधेरा दिखेगा और जहां मैक्सिमा होगा वहां में बहुत रोशनी दिखेगी, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा दिखेगी, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइट वेव्स आ रही है, तो सपोज करो ये इसका मिडल पॉइंट है और ये इसका, ठीक है। दोनों स्लिट का मिडल पॉइंट बना दिया हमने, तो मिडल पॉइंट से मान लो कोई लाइट सीधे जाएगी और दो स्लिट है ए बी सी डी और इनके बीच में जो डिस्टेंस है इसका मिडल पॉइंट सपोज करो ओ है, ठीक है। तो ओ से हम बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन खींच लेते हैं, ओ से एकदम सीधी लाइन ड्रॉ करते हैं। सपोज करो ये सीधी सीधी लाइन है और वो पी नॉट में स्क्रीन पे मिलती है, ऐसे ही हमने लाइन ड्रॉ कर दी। ओ से तो कोई लाइट के पास होगी नहीं बिकॉज़ दिस इज दैट ओपेक रीजन, वहां पे तो कार्डबोर्ड लगा हुआ है तो लाइट यहाँ से पास नहीं होगी, लाइट सिर्फ स्लिट से पास होगी। ए बी और सी डी तो जो दो स्लिट है, दो होल है, उन्हीं में से लाइट जाएगी, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ से लाइट वेव सीधी सीधी जा रही है और यहाँ से सीधी सीधी जा रही है, ठीक है। दोनों वेव्स OP0 के पैरेलल है, यहाँ तक पैरेलल है, ये लेंस है, लेंस से पास होने के बाद ये फोकस हो जाएगी, फोकस होके कौन से पॉइंट पे मिलेगी, P0 पे, स्क्रीन के पॉइंट P0 पे मिलेगी, तो ये यहाँ मिलेगी। तो जो भी लाइट OP0 के पैरेलल आएगी, OP0 के पैरेलल आएगी दोनों स्लिट से होते हुए, वो P0 पॉइंट पे मिलेगी और सारी लाइट वेव्स पैरेलल है एक दूसरे के और बिल्कुल सीधी है, तो इनमें पाथ डिफरेंस होगा जीरो, जीरो पाथ डिफरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। और हमें मैक्सिमा मिलेगा, P0 पे मैक्सिमा मिलेगा, P0 पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया एक बात। और अब देखिए ये सिंगल स्लिट है, दोनों सिंगल स्लिट है, सिंगल स्लिट से जो भी लाइट वेव्स निकलती है और यहाँ पे जो पैटर्न मिलता है उसके लिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सिंगल स्लिट के लिए हमने डिराइव किया था, और सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज a naught sin alpha on alpha, ठीक है। और अल्फा क्या होता है, अल्फा मतलब 2 अल्फा इज द फेज डिफरेंस बिटवीन वेव्स पासिंग फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्लिट। कोई भी स्लिट है जैसे सिंगल स्लिट था तो इसके कॉर्नर से कोई वेव जा रही है ना, मान लो ऐसे, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस होता है 2 अल्फा, कॉर्नर वाले के बीच में फेज डिफरेंस होता है 2 अल्फा। अब अल्फा फेज डिफरेंस किस किस के बीच में होगा, 2 अल्फा क्या है, दोनों कॉर्नर के बीच में है, तो अल्फा क्या होगा, एक मिडल पॉइंट लेते हैं और एक ये मिडल पॉइंट ले लिया और एक ये पॉइंट, तो ये जो फेज डिफरेंस होगा ना इन दोनों के बीच में ये अल्फा होगा, क्लियर है। किनारों के बीच में फेज डिफरेंस 2 अल्फा है, तो मिडल पॉइंट से किसी भी किनारे के बीच में फेज डिफरेंस होगा अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा फेज डिफरेंस कौन सा है, स्लिट के मिडल पॉइंट और स्लिट के किनारे से जो वेव्स जा रही है, फेज डिफरेंस तो वेव के बीच में होगा ना, पाथ डिफरेंस भी वेव के बीच में होता है, ठीक है। तो स्लिट के बीच में
और किनारे से कोई वेव जा रही है, उनमें फेज डिफरेंस होगा अल्फा, और दोनों किनारों के बीच में फेज डिफरेंस होगा 2 अल्फा। इसमें किसी को डाउट है? डू यू हैव एनी डाउट फॉर दिस कंसेप्ट? ठीक है, तो अल्फा फेज डिफरेंस क्या है? बीच के पॉइंट से। तो यहाँ बीच का पॉइंट मान लिया S1 है और यहाँ बीच का पॉइंट है S2। ठीक है, बीच का पॉइंट S1 है और यहाँ S2। तो दोनों स्लिट को हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, हम ऐसे मान सकते हैं कि दोनों स्लिट के मिडल पॉइंट पे कोई सोर्स रखे हुए हैं जिनको हम S1 और S2 बोल रहे हैं, और इनसे जो लाइट वेव्स आ रही है उनमें फेज डिफरेंस है अल्फा। मतलब S1 और यहाँ से जो लाइट वेव आ रही है किनारे से, उसमें फेज डिफरेंस है अल्फा, यहाँ से जो लाइट वेव आ रही है उसमें फेज डिफरेंस है अल्फा। मतलब फेज एंगल अल्फा पे आ रही है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं लेंगे, पहले मैं इसको हम पूरा डिस्कस करते हैं इस डायग्राम को, उसके बाद में क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, तो अब देखो, अब P0 पॉइंट कौन सा है? जब लाइट वेव बिल्कुल सीधे सीधे S1 से आ रही है, S2 से आ रही है, जो कि P0 के पैरेलल है, तो यहाँ से पैरेलल लाइट वेव आती है और P0 पे फोकस हो जाती है। ठीक है, तो P0 पे मैक्सिमम मिलेगा। अब क्या करें? S1 और S2 दो सोर्स है। अब सपोज करते हैं कि कोई लाइट वेव थीटा एंगल पे आ रही है। अब लाइट वेव तो कैसे भी आ सकती है ना, सीधी सीधी भी आ सकती है, मुड़ के भी आ सकती है। मुड़ने को ही डिफ्रैक्शन बोलते हैं। सारी लाइट वेव तो सीधी सीधी नहीं आएगी ना, कोई मुड़ के भी आएगी। तो जो थीटा एंगल पे मुड़ के आ रही है उसमें क्या होगा फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, वो हम अब पता करेंगे। ठीक है, अभी सीधी सीधी आ रही है तो फेज डिफरेंस 0, पाथ डिफरेंस 0। अब अगर मुड़ के आ रही है, थीटा एंगल पे आ रही है, तो क्या होगा? तो अब हम थीटा एंगल वाला ड्रॉ करते हैं। सपोज कि कोई लाइट वेव थीटा एंगल पे आ रही है। दिख रहा है सबको? इसको मोटा बनाए क्या? थोड़ा सा मोटा। तो ये थीटा एंगल पे आ रही है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, ये भी थीटा एंगल, यहाँ पे ये मान लो थीटा एंगल पे आ रही है, और ये दोनों जाके, जैसे ये लाइन है, ये दोनों जाके पॉइंट पे मिलती है। सपोज करो यहाँ पे, और ये ऐसे, ये ऐसे, ये वाला पॉइंट है P1। ठीक है, ये पॉइंट पे मिलती है P1। अब ये दोनों लाइट वेव टिल्टेड है, थीटा एंगल पे है, P1 पे मिल रही है। अब इन दोनों में पाथ डिफरेंस कितना होगा? S1 से जो जा रही है P1 तक, वो तो कम पाथ फॉलो करेगी, कम पाथ अडॉप्ट किया है इसने, और जो S2 से गई है उसने ज्यादा पाथ अडॉप्ट किया है, वो ज्यादा दूरी तक चली है, S1 कम दूरी तक चली है। तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या करेंगे? S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। गौरव, हम क्वेश्चन थोड़ी देर बाद लेंगे। ठीक है, पहले इसको समझ लेते हैं। आप अपना क्वेश्चन नोट करके रखिए, कॉपी पे एक बार थोड़ा लिख लीजिए, पहले इसको पूरा समझ लेते हैं डायग्राम को, उसके बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? S1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, S2 पे, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ये मान लो पॉइंट K है, तो पाथ डिफरेंस क्या होगा? S2K। ठीक है, पाथ डिफरेंस क्या है? S2K। अब S2K कैसे निकालेंगे? ये वाला एंगल में थीटा है ना, तो अब हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया, जैसे सिंगल स्लिट में बना था, सेम वैसे ही हमारे पास ट्रायंगल बन गया।
इसको ग्रीन से करते हैं। ये ट्रायंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, ट्रायंगल क्या है, S1 S2K, जिसे ये एंगल थीटा है, ये वाला एंगल में 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला है हमने। ठीक है, तो S2 हो गया बेस और S1 S2 हो गया हाइपोटेन्यूज, है ना, और S1K हो गया परपेंडिकुलर। तो हमें निकालना क्या है, S2K, पाथ ऑफ डिफरेंस इज S2K, तो S2K फ्रॉम ट्रायंगल S1 S2K, S1K S2। ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसे करते हैं, path difference between waves traveling at angle theta, path difference between waves traveling at angle theta from the sources S1 and S2। path difference between waves traveling at angle theta from कोहेरेंट सोर्सेस S1 और S2 कोहेरेंट होंगे, क्योंकि ओरिजिनली तो एक ही सोर्स से बन रहे हैं ना, S1 और S2 तो हमने अज्यूम किया, सोचा है कि S1 S2 दो सोर्स है, पर ओरिजिनली तो एक ही सोर्स है, तो कोहेरेंट होगा। ठीक है, एट एंगल थीटा फ्रॉम सोर्सेस S1 एंड S2, तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ, S2K, S2K कितना हो जाएगा, S1 S2 sin थीटा, S1 S2 sin थीटा। ठीक है, S2 क्या है, ये हाइपोटेन्यूज, sin थीटा क्या होता है, P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, S2 के परपेंडिकुलर और ये बेस है S1 के, S1 S2 हाइपोटेन्यूज है, तो S2 के अपॉन S1 S2 इज sin थीटा। ठीक है, तो S2 क्या हो गया, S1 S2 sin थीटा, S1 S2 क्या है, ये हाइपोटेन्यूज। और हमने लास्ट क्लास में बोला था कि ये जो स्लिट है उसकी विड्थ a है, सपोज करो स्लिट विड्थ इज a, तो यहाँ मैं स्लिट की विड्थ बना देती हूँ, ये स्लिट विड्थ है a। ठीक है, दोनों स्लिट सेम विड्थ की है a। ठीक है, और बीच में ओपैक रीजन है, बीच में जो ओपैक रीजन है ये वाला BC, इसकी विड्थ सपोज करो b है। ठीक है, तो फिर S1 S2 कितना होगा, ये S1 S2 कितना होगा, इधर a/2 प्लस b प्लस a/2, तो कितना हो गया a प्लस b, a/2 प्लस b प्लस a/2, a प्लस b, तो S1 S2 कितना हो गया a प्लस b, तो पाथ डिफरेंस S2K equal to a plus b sin theta, a plus b sin theta, S1 S2 is a plus b। ठीक है, S2K is a plus b sin theta, ये हमारे समझने के लिए। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पूछोगे तो मैं इसी से समझाऊंगी, तो आई विल नॉट elaborate। ठीक है, तो ये हमने पाथ डिफरेंस निकाल लिया। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, S1 S2 से जो थीटा एंगल पे वेव्स जा रही है उनमें पाथ डिफरेंस इतना है, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, बहुत सिंपल है, फेज डिफरेंस को हम 2 बीटा लिख देते हैं। ठीक है,
सिंगल स्लिट में 2 अल्फा लिखा था और डबल स्लिट में 2 बीटा लिख देते हैं। 2 बीटा इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा के सामने आ जाएगा 2 पाई बाय लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस हो जाएगा a प्लस b sin थीटा। ठीक है, 2 पाई बाय लैम्डा a प्लस b sin थीटा। ये हो गया फेज डिफरेंस। जो दोनों वेव S1 और S2 से जो दो वेव आ रही है उनमें पाथ डिफरेंस है a प्लस b sin थीटा और फेज डिफरेंस है 2 पाई बाय लैम्डा a प्लस b sin थीटा। ठीक है, अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अच्छा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालने से पहले बताओ किसी को डाउट है तो, इस डायग्राम में डाउट है तो बताइए। हाँ, तो जयदेव मैम अल्फा कैसे है वो समझ नहीं आया मैम। अल्फा तो लास्ट क्लास में पढ़ा था ना सिंगल स्लिट में। मैम तो वो 2 अल्फा से अल्फा कैसे हो गया मैम? वो जो उसका बीच में जब नहीं है तो अल्फा नहीं होना चाहिए ना मैम, वो तो ओ और ए के बीच का होना चाहिए अल्फा फेज डिफरेंस। ओ, अरे ओ तो ओपैक रीजन में है ना। स्लिट मैम तो उतना स्लिट तो ये है ना, ये बी यस मैम। स्लिट तो ये अभी अल्फा के लिए ये नीचे वाला पार्ट भूल जाओ। अल्फा अगर समझना हो तो सिर्फ एक स्लिट बोलो, एक स्लिट लेंगे तो उसको तो लिखना है ना। तो 2 अल्फा ये ए है, ये बी है, ए और बी के बीच में फेज डिफरेंस है 2 अल्फा। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। आर यू एबल टू हियर मी? आप लोगों को क्या सुनाई दे रहा है? यस ओके, हाँ दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताइए मैम तो वो 2 अल्फा फेज डिफरेंस था मैम, वो ए और बी के बीच में था कि ए और डी के बीच में मैम? 2 अल्फा ए और बी के बीच में था। मतलब सिंगल स्लिट देखिए ना, सिंगल स्लिट। ये जो ये तो डबल स्लिट का है। 2 अल्फा जो हमने बात की थी वो सिंगल स्लिट के लिए की थी। अब यहाँ तो 2 स्लिट है ना, तो 2 में से पहले एक को कंसीडर करो। अब ए और बी के बीच में भी 2 अल्फा है और ये दूसरी स्लिट है ना सी और डी, इन दोनों के बीच में भी 2 अल्फा है। ये 2 अलग-अलग स्लिट है। तो एक स्लिट का 2 अल्फा, दूसरी ओके मैम। ठीक है, राहुल। यस मैम। हाँ राहुल। मैम साइन थीटा p बाई h होता है तो वहाँ पे s2 के इक्वल टू s1 s2 साइन थीटा क्यों लिखे? s1 k ना होगा। ट्रायंगल तो ये था हरा वाला, ग्रीन जो ट्रायंगल है, ठीक है? हाँ, साइन थीटा का होता है p बाई h। परपेंडिकुलर तो ये है s2 k नीचे वाला, हाँ, और हाइपोटेन्यूज है ये s1 s2। वो हाइपोटेन्यूज, हाँ यस मैम, ओके मैम।
गौरव। हेलो मैम। हाँ गौरव। गुड आफ्टरनून मैम। मैम मुझे ये पूछना था कि जैसे कि आपने जो ए बी पॉइंट है, ए बी जो आपका स्लिट है, हाँ उस पर जो मिडिल पॉइंट S1 सोर्स है, वहां से आपने एक रे पास की कर रहे हैं जो थीटा एंगल से वो इंक्लाइंड है। यस। तो मैम अगर वो जो आप जो अगर हम सोर्स ऑफ लाइट ए पॉइंट से ले तो उसका पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सोर्स ऑफ लाइट ए पॉइंट से लेना है। यस मैम, एकदम किनारे स्लिट के किनारे से अगर वहां से निकालेंगे और वो आएगा सीधा, उसके बाद फिर नीचे तरफ डिफ्रैक्शन करेगा लेंस के बाद, तो उसका कैसे हम लोग पाथ डिफरेंस निकालेंगे मैम? सेम प्रोसेस। मान लो एक लाइट ए से आ रही है, दूसरी वाली सी से आ रही है। यस मैम। तो दोनों में पाथ डिफरेंस ये भी होगा सेम। ओके। है ना? अभी यहाँ ड्रॉ करती हूँ मैं। यहाँ जैसे ए से आ रही है, ऐसे सी से आ रही है। तो यस मैम। परपेंडिकुलर डालेंगे तो वही सेम पाथ डिफरेंस आएगा a + b sin थीटा। और मैम वो अगर ए से वो जो सोर्स ऑफ लाइट है वो अगर ए से डिफ्रैक्ट होके इधर पी पॉइंट के नीचे आए, P0 पॉइंट है ना मैम, उसके नीचे आए, तो उसका फिर कैसे वो पाथ डिफरेंस निकालेंगे? ये मान लो नीचे वाला कंसीडर करते हैं, तो ए से जो आएगी वो तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी और यस मैम। इस आएगी वो कम करेगी। तो परपेंडिकुलर पाथ में इधर से ऐसे डालेंगे, जो ज्यादा होगा ना। यस मैम। तो उल्टा डालेंगे। ओके ओके मैम, क्लियर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को डाउट है नहीं? तो अब जो रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस है दोनों स्लिट को मिला के, दोनों स्लिट को दो सोर्सेस की तरह मान लिया, S1 और S2, जो कि स्लिट के मिड में रखे हुए हैं। उनमें पाथ डिफरेंस हो गया a + b sin थीटा और फेज डिफरेंस हो गया 2π/λ a + b sin थीटा। ठीक है, अब क्या करें? अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हैं, क्योंकि हमें फिर इंटेंसिटी निकालना है जो कि प्रोपोर्शनल होगी एम्पलीट्यूड स्क्वायर, और फिर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालेंगे। बस इतना ही काम है हमारा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड देन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? अब हमारे पास दो स्लिट है। ठीक है, आप प्लीज म्यूट कर लीजिए गौरव। यस, ओके। तो हमारे पास दो स्लिट है, AB और CD। हर एक स्लिट का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हमें पता है। सिंगल स्लिट का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें पता है कितना है, A0 sin α/α। ठीक है, मतलब इसके कारण रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एक स्लिट का A0 sin α/α, दूसरी स्लिट का A0 sin α/α। दोनों अलग अलग तो सिंगल स्लिट ही है। ठीक है, A0 sin α/α या इसका भी A0 sin α/α, फिर इन दोनों का जो कंबाइंड एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? इन दोनों के कारण जो एम्पलीट्यूड है उसका वेक्टर एडिशन। सिंपल। ठीक है, दोनों के कारण जो एम्पलीट्यूड आएगा उसका वेक्टर एडिशन। We know the amplitude due to single slit is A0 sin α/α. Here we have two slits with resultant amplitude from each A0 sin alpha। हर एक का resultant amplitude इतना है ना? तो for the double slit
the double slit, the resultant amplitude will be vector addition of the amplitude from each slit. ठीक है, हर एक स्लिट के कारण जो एम्पलीट्यूड होगा उसका वेक्टर एडिशन। तो यहाँ दो स्लिट है तो दो एम्पलीट्यूड है, दोनों का वेक्टर एडिशन हो जाएगा। तो हम वेक्टर एडिशन के लिए ड्रॉ कर लेते हैं वेक्टर की तरह। तो एक जैसे ये वेक्टर हो गया, इसको क्या लिखेंगे, PQ। ठीक है, ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको गूगल क्लासरूम पे सेंड किए हुए हैं। ठीक है, तो नोटेशन वो ही यूज कर रही हूँ, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। PQ, ये PQ है, एक एम्पलीट्यूड, इसकी वैल्यू कितनी है, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, ये एक स्लिट के कारण है, सपोज करो AP के कारण है PQ, और दूसरा है QD। QD ऐसे ले लेते हैं, QD इसकी वैल्यू भी हुई है A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, और दोनों के बीच में एंगल कितना है, फेज डिफरेंस जो हमने निकाला था 2 बीटा। ठीक है, तो ये ऐसे 6 को आगे करेंगे, ये जो एंगल है 2 बीटा। ठीक है, ये जो एंगल है दोनों के बीच में 2 बीटा। ठीक है, और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हुआ, ये 6 को मिला दीजिए, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है R। ठीक है, तो R क्या हुआ, R स्क्वायर हमें पता है वेक्टर एडिशन, PQ स्क्वायर प्लस QD स्क्वायर प्लस 2PQ डॉट QD कोस दोनों के बीच में एंगल 2 बीटा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? अब हम PQ QD सबकी वैल्यू पुट करेंगे। PQ है A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, QD है A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, इक्वल्स टू बीटा। तो PQ क्या है, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, इसका स्क्वायर कर देंगे। QD क्या है, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा। ठीक है, प्लस 2 PQ क्या है, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, QD क्या है, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, और लास्ट में एंगल क्या है, cos 2 बीटा। ठीक है, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तीनों टर्म से, तो इसको बाहर ले लेते हैं, A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा 1, यहाँ भी 1 प्लस 1 2 हो गया, प्लस ये बाहर आ गया A0 sin अल्फा अपॉन अल्फा, यहाँ क्या बचा 2 cos 2 बीटा, 2 cos 2 बीटा। ठीक है, 2 भी अगर बाहर ले ले तो यहाँ होगा 1 प्लस cos 2 बीटा, और 1 प्लस cos 2 बीटा क्या होता है, cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, सिंस 1 प्लस cos 2 बीटा इक्वल टू cos स्क्वायर बीटा, 2 cos स्क्वायर बीटा है ना, 2 cos स्क्वायर बीटा मतलब cos 2 बीटा होता है 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, इधर आ गया तो ये हो गया 1 प्लस cos 2 बीटा इज 2 cos स्क्वायर बीटा। तो इस 2 को बाहर लेंगे और 2 cos स्क्वायर बीटा और आ गया, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 और ये वाला 2, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड R स्क्वायर इक्वल्स टू 4
4 a naught square sin square alpha upon alpha square cos square beta r square ये हो गया। ठीक है, ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर 4 a naught स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा पर अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इंटेंसिटी क्या होगी? इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। तो यहाँ a naught वैसे ही कांस्टेंट होता है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट a naught में इंक्लूडेड मान लेते हैं। तो इंटेंसिटी I को हम लिख देंगे डायरेक्ट r स्क्वायर में इक्वल 4 a naught स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। ये हमारी हो गई रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ठीक है, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी में दो टर्म है, एक अल्फा पे डिपेंड कर रही है और एक बीटा पे डिपेंड कर रही है। तो जो अल्फा पे डिपेंड कर रही है वो टर्म है डिफ्रैक्शन के कारण, और जो बीटा पे डिपेंड कर रही है वो इंटरफेरेंस के कारण। ठीक है, कोस वाली टर्म इंटरफेरेंस को शो करती है और साइन अल्फा अपॉन अल्फा डिफ्रैक्शन को शो करता है। तो अब हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। रिजल्टेंट इंटेंसिटी हमारे पास है ही, अब मैक्सिमा और मिनिमा निकालेंगे। तो यहाँ लिखोगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी depends on two terms. First, sin square alpha upon alpha square. ठीक है, ये तो कांस्टेंट है 4 a naught स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, तो डिपेंड कर रही है दो तरह की वैल्यू, sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर और cos स्क्वायर बीटा। तो ये क्या शो करता है? ये है डिफ्रैक्शन के कारण। sin square alpha upon alpha square is due to diffraction। और दूसरा जो टर्म है cos square बीटा shows interference। ठीक है, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस दोनों के कारण दो टर्म आ गई। तो अब क्या करेंगे? इंटरफेरेंस मिनिमा मैक्सिमा देखेंगे और डिफ्रैक्शन मिनिमा मैक्सिमा देखेंगे। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन मिनिमा मैक्सिमा के लिए कंडीशंस लगाएंगे बीटा पे और अल्फा पे। ठीक है, बीटा और अल्फा हमें पता है, हियर अल्फा इक्वल टू, अल्फा क्या था? 2 अल्फा इक्वल टू दैट 2 पाई बाय लैम्डा a sin थीटा। तो अल्फा हो जाएगा पाई बाय लैम्डा a sin थीटा, और बीटा क्या है? पाई बाय लैम्डा a प्लस b sin थीटा। बीटा का जो निकाला था, वो बीटा निकाला था ना, फेज डिफरेंस। तो ये अल्फा और बीटा है। ठीक है, तो अब हम इंटरफेरेंस मिनिमा और मैक्सिमा निकालेंगे, फिर डिफ्रैक्शन मिनिमा और मैक्सिमा निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा। इंटरफेरेंस मैक्सिमा, तो इंटरफेरेंस वाली टर्म है cos स्क्वायर बीटा। मैक्सिमा के लिए ये मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू है 1। ठीक है, तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए cos स्क्वायर बीटा शुड बी इक्वल टू 1। तो cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 पे, और cos पाई पे -1 होती है, स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो cos 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई इन सब पे 1 हो जाएगा। तो cos square beta equal to 1, this implies beta equals to
जीरो पे भी 1 होती है तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है ना। बीटा इक्वल टू 0 cos स्क्वायर बीटा 0 इज 1, तो बीटा 0 के लिए n की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तो बीटा इक्वल टू n पाई वेयर n 0 1 2 3 4, ठीक है। तो ये हो गया इंटरफेरेंस मैक्सिमा के लिए, इंटरफेरेंस मैक्सिमा ये हो गया बीटा इक्वल टू n पाई और बीटा इक्वल टू n पाई बीटा बीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय लैम्डा इक्वल्स b sin थीटा, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू है पाई बाय लैम्डा a प्लस b sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा सॉरी n पाई, ठीक है। पाई पाई कैंसिल हो गया तो sin थीटा कितना आ गया, sin थीटा हो गया n लैम्डा अपॉन a प्लस b, ठीक है। sin थीटा की कंडीशन n लैम्डा अपॉन a प्लस b, then theta is very small, theta is very small, तब क्या होगा sin थीटा को हम थीटा के इक्वल मान लेते हैं, थीटा बहुत छोटा है तो ये sin थीटा का जो टेलर एक्सपेंशन करते हैं तो sin थीटा इक्वल टू थीटा माइनस थीटा क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस तरह टेलर एक्सपेंशन करते हैं। थीटा बहुत स्मॉल होता है तो फर्स्ट टर्म को ही ले लेते हैं, बाकी की नेग्लिजिबल होती है, sin थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो यहाँ sin थीटा is थीटा, then we have theta equal to n lambda upon a plus b, ये कंडीशन है sin theta equal to n lambda upon a plus b, ये कंडीशन भी लिख सकते हैं, ये है इंटरफेरेंस मैक्सिमा की कंडीशन, ठीक है। अब इंटरफेरेंस मिनिमा की कंडीशन देखते हैं, इंटरफेरेंस मिनिमा मिनिमा के लिए जल्दी से बताओ cos स्क्वायर बीटा कितना होना चाहिए 0, वेरी गुड, cos स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 0। अब cos 0 की वैल्यू, cos कितने की वैल्यू 0 होती है, cos 0 तो 1 होता है, cos पाई बाय 2 0 होता है, मतलब पाई बाय 2 का जो ओड मल्टीपल होंगे उन सब पे 0 जाएगा, ठीक है। cos बीटा इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू 2n plus 1, जहां भी ओड वैल्यू होती है ना 2n plus 1 लिख देते हैं, 2n plus 1 पाई बाय 2, ठीक है। अब n कहां से स्टार्ट होना चाहिए, n 0 होगा तो ये बिना हो जाएगा पाई बाय 2, और हमें पता है कि cos पाई बाय 2 0 होता है, तो n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, here n equal to 0 1 and 4, ठीक है। फिर वापस वही लिख सकते हैं, बीटा की वैल्यू पाई बाय लैम्डा प्लस b sin थीटा और पाई बाय लैम्डा a plus b sin थीटा इक्वल्स टू 2n plus 1 पाई बाय 2, अब sin थीटा कितना हो गया 2n plus 1 पाई बाय कैंसिल हो गया, लैम्डा बाय 2 a plus b, ठीक है। मिनिमा के लिए ये कंडीशन है और वही वापस थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा और ये कंडीशन, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, देन थीटा इक्वल टू 2n plus 1 लैम्डा अपॉन 2 a plus b, ठीक है। ये इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन होगी, इससे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज निकल के आएगी, वो अभी हम देखेंगे। इंटरफेरेंस मैक्सिमा हो गया, इंटरफेरेंस मिनिमा हो गया, अब ऐसे ही हम डिफ्रैक्शन मिनिमा और मैक्सिमा देखेंगे, ठीक है। सिमिलरली एन स्टार्ट हो रहा है 0 से,
तो यहाँ और वहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा n को 0 रखने के लिए क्या कर लेना फिर 1 रखेंगे तो 3 लैम्डा 2 a plus b ऐसे इस साइड पे कर सकते हो एक्सपेंड में भी लिख सकते हैं और n को 0 रखेंगे तो थीटा इक्वल टू 0 1 रखेंगे तो लैम्डा अपॉन a plus b 2 लैम्डा अपॉन a plus b एंड सो ठीक है ना इस तरह एक्सपेंड करके लिख सकते हैं अब डिफ्रैक्शन मिनिमा एंड मैक्सिमा डिफ्रैक्शन मिनिमा एंड मैक्सिमा पहले तो सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा देखते हैं है ना सेंट्रल डिफ्रैक्शन तो पता है ना डिफ्रैक्शन होता है तो सेंटर में मैक्सिमा बनता है स्पेस डिफरेंस सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए क्या करेंगे ये जो टर्म है a नॉट स्क्वायर sin अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इसको होना चाहिए a नॉट स्क्वायर भी है ना तो sin अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए 1 दिस इंप्लाइज sin अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये 1 कब होगा sin जब अल्फा 0 होगा this implies alpha equals to 0 तो लिखता हूँ sin 0 upon 0 1 हो जाता है ठीक है तो जब अल्फा 0 होगा तो हमें सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होगा ठीक है ये हो गया ए अब बी क्या है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा यहाँ ये ध्यान रखना है कि सेंटर का तो अलग कंडीशन है और फिर डिफ्रैक्शन मैक्सिमा मिनिमा की अलग कंडीशन डिफ्रैक्शन मैक्सिमा ठीक है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए sin अल्फा should be 1 है ना but alpha shouldn't be equal to 0 obviously sin alpha 1 होगा तो अल्फा तो 0 नहीं होगा ना क्योंकि sin 0 तो 0 होता है यहाँ पे 0/0 की कंडीशन आ जाती है ना तो डेल का स्क्वायर रूट से 1 हो जाता है अल्फा टेंड्स टू 0 sin 0 upon 0 equals to 1 क्या होता है alpha tends to 0 sin alpha upon alpha equals to 1 ये कंडीशन क्या होगी बट यहाँ sin alpha को 1 होना पड़ेगा और alpha 0 नहीं तो फिर sin alpha क्या होगा दिस इंप्लाइज alpha इक्वल टू alpha की वैल्यू 1 कब होती है सॉरी sin alpha 1 कब होगा जब alpha होगा π/2 sin 90 डिग्री पे 1 होता है ना तो π/2 का ओड मल्टीपल मतलब अल्फा हो जाएगा 2n + 1 n के साथ n लिख दोगे क्योंकि n का इंटरफेरेंस यूज किया तो 2n + 1 π/2 तो 2n + 1 π/2 पर ये 1 होगा ठीक है डिफ्रैक्शन मैक्सिमा
पूछना है? जीरो से स्टार्ट कर सकते हैं ना, पे जीरो से स्टार्ट कर लिया, 0 1, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पूछेंगे तो मोहम्मद अदनान। हेलो मैम। हाँ हेलो मैम अल्फा का अगर वैल्यू हम 3π/2 हो जाए तो वहाँ तो -1 आ जाएगा ना। वहाँ पर स्क्वायर है ना, अच्छा, साइन स्क्वायर अल्फा होगा वहाँ पे। स्क्वायर कैलकुलेट में स्क्वायर होगा। ठीक है मैम। ओके, जयदेव। मैम ये कंडीशन कैसे लगा दिया मैम, साइन स्क्वायर अल्फा जो 1 ले लिए मैम? साइन स्क्वायर अल्फा को 1 ले, अच्छा सेंट्रल मैक्सिमा का तो इंटेंसिटी a0 स्क्वायर होगा है ना, अल्फा बोल अल्फा होल स्क्वायर सिंपलीफाई। अब मैक्सिमास जो होते हैं उनकी इंटेंसिटी a0 स्क्वायर से कम हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि ये जो टर्म है a0 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, ये जो टर्म है उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी आनी चाहिए। इसके लिए जो ऊपर वाला न्यूमरेटर वो 1 हो जाए, मतलब ये वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए। एकदम मैक्सिमम तो 1 है, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, पर 1 जब होता है तो सेंट्रल मैक्सिमम होता है। अब और ज्यादा इंटेंसिटी की कौन सी वैल्यू हो सकती है? न्यूमरेटर 1 हो और डिनोमिनेटर कुछ भी हो, मतलब हम सिर्फ न्यूमरेटर को देख लेते हैं कि न्यूमरेटर 1 होना चाहिए। न्यूमरेटर क्या है? साइन स्क्वायर अल्फा या साइन अल्फा होल स्क्वायर, तो ये 1 हो तब डिफ्रैक्शन मैक्सिमा होगा। ओके मैम, है ना, डिफ्रैक्शन मिनिमा होगा। अभी नेक्स्ट को कंप्लीट कर दो एक बार आप मैक्सिमम मिनिमा दोनों एक साथ देख लीजिए, फिर शायद क्लियर हो जाएगा। अब अल्फा की वैल्यू को फिर क्या करनी है, जैसे हमने इंटरफेरेंस मिनिमा मैक्सिमा भी किया है, तो अल्फा सिंस अल्फा इक्वल टू क्या है, पाई बाय लैम्डा a sin थीटा, ठीक है। तो यहां पुट करेंगे देन a लैम्डा पाई बाय लैम्डा a sin थीटा इक्वल्स टू कितना, 2n + 1 पाई बाय 2, 2n + 1 पाई बाय 2। तो sin थीटा कितना आ गया, पाई बाय कैंसिल हो गया, 2n + 1 लैम्डा इक्वल 2a, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू स्टार्ट होगी 1, ठीक है। ये डिफ्रैक्शन मैक्सिमम है, ये कंडीशन होगी। अब वापस वही सब कर सकते हो, थीटा टेंड्स टू 0, थीटा टेंड्स टू 0 देन sin थीटा नियर इक्वल टू थीटा देन थीटा इक्वल टू लैम्डा अपॉन 8 और 1 मूव करेंगे तो ये 3 लैम्डा अपॉन 8 और मूव करेंगे तो 5 लैम्डा अपॉन 8 एंड सो ऑन, ठीक है। ये हो गया डिफ्रैक्शन मैक्सिमम। अब देखो डिफ्रैक्शन मिनिमम देखेंगे तब शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफ्रैक्शन मिनिमम तो हमारा जो टोटल इंटेंसिटी है जो डिफ्रैक्शन पे डिपेंड कर रही है वो है a0 स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। मिनिमम के लिए ये कितना होना चाहिए, 0, ठीक है। ये 0 हो तो दिस इंप्लाइज sin स्क्वायर अल्फा शुड बी 0, ठीक है। पर अल्फा को 0 नहीं होना चाहिए, बट अल्फा शुड नॉट बी 0, वरना वो 0/0 की कंडीशन आ जाएगी, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन होती है। ये भी 0 ये भी 0, 0/0 तो ये 1 हो जाएगा, वो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन हो जाएगी।
तो द साइन स्क्वायर अल्फा जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला वो तो 0 होना चाहिए, पर ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा कितना आएगा, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन पाई की वैल्यू भी 0 होती है, साइन 2 पाई की वैल्यू भी 0 होती है, सारे 0 0 होते हैं, तो n पाई हो गया एक तरह से। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इक्वल्स टू m पाई, m पाई। पर m को 0 नहीं कर सकते क्योंकि फिर अल्फा 0 हो जाएगा, तो m की वैल्यू यहाँ पास से स्टार्ट होगी 1 से, अल्फा शुडंट बी 0। ठीक है, ऐसे ही हम मैक्सिमम में देखो, ये रहने दो, इसकी जरूरत नहीं। डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए साइन स्क्वायर अल्फा 1 होना चाहिए, बस इसी को देखो। अल्फा क्या है कोई मतलब नहीं, साइन स्क्वायर अल्फा 1 होना चाहिए। साइन स्क्वायर अल्फा 1 कब होता है, जब अल्फा 2n + 1 पाई/2 होता है। ठीक है, डाउट है इसमें जयदेव? सॉरी, जयदेव को कुछ पूछना है? नहीं, नो मैम, हो गया क्लियर। हाँ ठीक। तो ये पता चल रहा है सेंट्रल डिफ्रैक्शन में हमें 3 चीजें देखनी है, सेंट्रल मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन मिनिमा। ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा में ये जो पूरा का पूरा टर्म है ना वो 1 होना चाहिए, साइन अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो ये पूरा 1 होने के लिए अल्फा 0 होना पड़ेगा, तो साइन 0 अपॉन 0 1 हो जाएगा। और डिफ्रैक्शन मैक्सिमा के लिए सिर्फ ऊपर वाला देखो, साइन स्क्वायर अल्फा ये 1 होना चाहिए, तो ये 1 के लिए कंडीशन आ गई। और मिनिमा के लिए साइन स्क्वायर अल्फा 0 होना चाहिए, बट अल्फा 0 नहीं होना चाहिए, वहां तो वो 0/0 वापस वही सेंट्रल मैक्सिमा। ये डिफ्रैक्शन मिनिमा हो गया, वापस वही सिस्टम कर देखो, अल्फा इक्वल टू पाई/, अल्फा कितना होता है पाई/लैम्डा बेस साइन इक्वल्स टू n पाई और साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा अपॉन a। ठीक है, वो आगे आप कर सकते हो, दिस इज नॉट ए बिग डील। थीटा नियरली इक्वल टू 0, देन sin theta equals to nearly equal to theta, तो theta हम कर देंगे lambda by a, 2 lambda by 3, 3 lambda by 8 and so n की वैल्यू हम कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इंटरफेरेंस मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा और सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा, वो अलग है सेंट्रल डिफ्रैक्शन मैक्सिमा। अब हम इनको ड्रॉ करते हैं, अब हम इनका डायग्राम बनाते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे मैक्सिमा मिनिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा, डिफ्रैक्शन मैक्सिमा दोनों आपस में मिलकर रिजल्टेंट क्या बनेगा, है ना। रिजल्टेंट तो बहुत डिफरेंट सा ही बनेगा, इसमें इंटरफेरेंस भी हो रहा है, डिफ्रैक्शन भी हो रहा है, कंडीशंस भी। कंडीशंस देखिए आप, उल्टी कंडीशन है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू m5, अल्फा इक्वल टू m5 पे हमें डिफ्रैक्शन मिनिमा मिला और वहां पे बीटा इक्वल टू n5 पे इंटरफेरेंस मैक्सिमा मिलता है। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की कंडीशन हमने पहले बात की थी कि उल्टा होता है, जहां इंटरफेरेंस मैक्सिमा बनता है वहां डिफ्रैक्शन मिनिमा बनता है ना, उल्टा होता है। तो यहाँ कंडीशंस भी उल्टी ही आई है, यहाँ देखो अल्फा इक्वल टू m5 पे क्या डिफ्रैक्शन मिनिमा और इंटरफेरेंस से क्या था, इंटरफेरेंस मिनिमा तो आया था ये पाई/2 का ओड मल्टीपल और इंटरफेरेंस मैक्सिमा आया था बीटा इक्वल टू n5। इंटरफेरेंस मैक्सिमा होता है बीटा इक्वल टू n5 पे और डिफ्रैक्शन मिनिमा होता है अल्फा इक्वल टू n5, मतलब पाई का मल्टीपल। अच्छा, क्वेश्चन पूछने हैं, क्वेश्चन पूछने से पहले मैं डायग्राम बना दूं ताकि आप डायग्राम पे भी क्वेश्चन पूछ सको। ठीक है, तो पहले हम इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन की डायग्राम देखेंगे। तो वैसे जब हमने स्टार्ट किया था अपना सिलेबस तो इंटरफेरेंस के लिए
इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया था ऐसे। तो इंटरफेरेंस में क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, इंटेंसिटी सबकी इक्वल रहती है, जितने भी मैक्सिमा है सब इक्वल इंटेंसिटी के, जितने मिनिमा है सब इक्वल इंटेंसिटी के, अगर वेव्स का एम्पलीट्यूड बराबर, जितने भी वेव्स आ रही है सबका एम्पलीट्यूड बराबर। और डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा, फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, इस तरह से होते हैं, मतलब मैक्सिमास की इंटेंसिटी चेंज होती रहती है। आर यू एबल टू हियर मी? सबको सुनाई तो दे रहा है ना? ठीक है, तो हम पहले डायग्राम बनाते हैं। इंटेंसिटी ड्यू टू डबल स्लिट डिफ्रैक्शन, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है intensity due to double slit diffraction। वो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या थी, 4 a0 स्क्वायर sin अल्फा होल स्क्वायर और cos स्क्वायर। अल्फा पे डिपेंड करता है, बीटा पे डिपेंड करता है, ये वाली डिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये इंटरफेरेंस के कारण। तो अब हम डिफ्रैक्शन पैटर्न बनाते हैं, फिर इंटरफेरेंस पैटर्न। तो द डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब यहाँ पे डिपेंडेंस में sin अल्फा और अल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ले लेते हैं अल्फा, अल्फा यहाँ पे 0 लेते हैं, यहाँ पे पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, माइनस 4 पाई, ठीक है। अब क्या होता है, n पाई, जब पाई का मल्टीपल होता है तो मिनिमा मिलता है, और पाई का ओड मल्टीपल होता है तो मैक्सिमा मिलता है। तो मतलब जब पाई 2 पाई लेंगे तो 0 0 इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, और बाकी बीच में आएगी मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो सबसे पहले 0 पे तो होगा सेंट्रल मैक्सिमम, ये सेंट्रल मैक्सिमम, पाई पे 0 इंटेंसिटी, 2 पाई पे फिर से 0 इंटेंसिटी, तो पाई और 2 पाई के बीच में होगा फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ठीक है। 2 पाई 3 पाई के बीच में सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, 3 पाई और 4 पाई के बीच में, तो ये इंटेंसिटी ऐसे घटती हुई है। तो यहाँ पे इंटेंसिटी होगी आई नॉट मैक्सिमम, फिर हमने डिफ्रैक्शन में देखा था सिंगल स्लिट में आई नॉट बाय 22 61 इस तरह, यहाँ पे निकालना पड़ेगा, आप निकाल के देखिएगा क्या आता है। ऐसे ये फर्स्ट दोनों की इंटेंसिटी बराबर थी दोनों साइड, ये सेकंड, ये थर्ड सेकंड, पाई 2 पाई 3 पाई पे 0 0 इंटेंसिटी, इसमें ये टच कर देगा, हां x स्क्वायर का। अब बीटा के साथ बनाते हैं, ये वाली टर्म cos स्क्वायर बीटा जो कि इंटरफेरेंस के कारण है, ये बीटा यहाँ cos स्क्वायर बीटा, और ये भी हम सेम बनाते हैं 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, this side minus pi minus 2 pi minus 3 pi divided by minus 2। अब इंटरफेरेंस में इंटेंसिटी का cos pi बीटा पे डिपेंड करती है और हमेशा कांस्टेंट रहती है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कांस्टेंट रहेगी, और जो पाई का और मल्टीपल है, मतलब पाई पे तो मैक्सिमम होगी इंटेंसिटी, 2 पाई में भी 3 पाई में भी, क्योंकि बीटा इक्वल टू f पाई में तो मैक्सिमम मिलता है ना, ठीक है, और बीच बीच में मिनिमा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पाई 2 पाई 3 पाई इनके मिनिमा था, इनके 0 पे टच कर जाता है, इधर पाई 2 पाई 3 पाई इनके मैक्सिमा मिलेगा, तो बीच बीच में ये ऐसे बना लेते हैं, तो 0 पे मैक्सिमा मिलेगा, फिर पाई पे फिर से मैक्सिमा आएगा,
बीच में 0, फिर ये मैक्सिमा है, ये ऐसे से लाइन का मैक्सिमा, ये सबकी इंटेंसिटी बराबर होगी -5। ये cos स्क्वायर बीटा के कारण है। ये sin अल्फा और अल्फा का होल स्क्वायर ऐसे होगा, cos स्क्वायर बीटा का ऐसे होगा। ये इंटरफेरेंस है, इंटरफेरेंस में आपने देखा था ना इंटेंसिटी इक्वल रहती है और ये डिफ्रैक्शन। ठीक है, अब रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों का मिला के ऐड करना पड़ेगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट में क्या होगा, देखो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा 0 पे है, वहां पे 0 पे भी ज्यादा इंटेंसिटी है, 0 पे दोनों में ज्यादा इंटेंसिटी है, तो ऐड करेंगे तो और भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, दोनों का एडिशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी। उसके बाद वहां देखो 0 और पाई के बीच में कुछ इंटेंसिटी है, और यहाँ 0 और पाई के बीच में 0 है, 0 और पाई के बीच में 0 इंटेंसिटी, यहाँ 0 और पाई के बीच में 0 नहीं है, कुछ है, पाई पे 0 हो जाता है और यहाँ पाई पे मैक्सिमा रहता है। तो जब ऐड करेंगे दोनों को तो थोड़ा डिफरेंस लुक आएगा, तो क्या लुक आएगा, तो वो रिजल्टेंट बनाए। रिजल्टेंट क्या है अपना r स्क्वायर, दैट इज 4 स्क्वायर sin अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा। ठीक है, अब नीचे तो फेज एंगल अल्फा बीटा दोनों ही है, तो हम नीचे कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, दोनों का कुछ डिफरेंस आएगा, तो अभी इसकी डेंसिटी ऐसे होगी, ये ज्यादा, ठीक है, ये ज्यादा हो गया, ये फिर कम होगा, ये फिर से कम होगा, फिर वापस ज्यादा हो जाएगा, फिर ये कम होगा, ये कम होगा, ये फिर कम होगा, ये कम हो गया, कम होगा, फिर वापस ज्यादा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर वापस ज्यादा, इस तरह। ठीक है, ऐसे इस साइड ये एनवेलप सा हो जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये एनवेलप बनेगा, मतलब रिजल्टेंट क्या होगा, छोटी छोटी फ्रिंजेस बनेगी और ये इस तरह की बनेगी। ठीक है, ये देखिए इस साइड को अच्छे से दिखाई दे रहा है, इस साइड देखिए ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे, ठीक है, इस तरह का एक एनवेलप शेप बनेगा, डबल स्लिट डिफ्लेक्शन। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है मिसिंग ऑर्डर। मिसिंग ऑर्डर का मतलब है कि कई सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा, जो मिस हो जाते हैं। मिस क्यों हो जाते हैं, क्योंकि कई बार थीटा की ऐसी कंडीशन फॉलो हो जाती है जिसमें इंटरफेरेंस तो मैक्सिमा है पर डिफ्रैक्शन मिनिमा है, तो इंटरफेरेंस मैक्सिमा डिफ्रैक्शन मिनिमा से मिस हो जाता है। मिस हो जाता है तो उस जगह पे हमें अंधेरा दिखता है। थीटा के कुछ वैल्यूज के लिए इंटरफेरेंस मिनिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा डिफ्रैक्शन मिनिमा से ओवरलैप कर जाते हैं और पूरा वैनिश हो जाता है, पूरी लाइट जीरो हो जाती है। तो यहाँ ऐसे ही होता है, जैसे इंटरफेरेंस मैक्सिमा तो हमेशा ऊपर होता है, पर डिफ्रैक्शन मिनिमा मैक्सिमा की कंडीशन इस तरह फुलफिल होती है कि कुछ फ्रिंजेस गायब हो जाती है, इंटरफेरेंस की कुछ मैक्सिमा वाली फ्रिंजेस गायब हो जाती है, तो मिसिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं, एक मिसिंग ऑर्डर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस देखते हैं।
मिसिंग ऑर्डर्स। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा, फॉर इंटरफेरेंस मैक्सिमा, इंटरफेरेंस मैक्सिमा की कंडीशन क्या है? बीटा इक्वल टू m5। तो बीटा होता है पाई बाय लैम्डा a प्लस b sin थीटा। तो a प्लस b sin थीटा इक्वल टू m5, ठीक है। और डिफ्रैक्शन मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा अल्फा इक्वल टू m5। तो अल्फा होता है a sin थीटा, पाई बाय लैम्डा तो दोनों में आएगा, इसको ब्रैकेट में m5, ठीक है। तो ये कुछ इंटरफेरेंस मिनिमा की कंडीशन सेम सी है ना एक तरह से, y का मल्टीपल है y का मल्टीपल। तो whenever these both conditions fulfill for some value of theta, then interference maxima will vanish to diffraction minima. तो suppose example देखो, suppose या a plus b होगा a है, तो suppose करो a equal to b है, a तो स्लिट विड्थ है और b बीच में जो ओपैक रीजन है वो दोनों की विड्थ बराबर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देन a और a हो जाएगा 2a sin थीटा इक्वल टू m5, और ये क्या हो गया a sin थीटा इक्वल टू m5, है ना। तो अब a sin थीटा से सेम है, तो मतलब m इक्वल टू 2m हो गया, दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 2m, है ना। n की जगह 2m लिख देंगे तो बराबर हो जाएगा ना दोनों। तो क्या होगा, तो n इक्वल टू 1 2 m इक्वल टू 1 2 3, m की वैल्यू 1 2 3 थी, तो n क्या हो जाएगा 1 2 3 will vanish, n equal to 2 4 6 order of interference maximum। m तो डिफ्रैक्शन की क्वांटिटी है, तो n equal to 2 4 6, m equal to 1 2 3 से वैनिश हो जाएगा, will vanish the n equal to this of interference maximum, then diffraction minima of m equal to 1 2 3 will vanish the n equal to 2 4 6 order of interference maximum, ठीक है ना। ये मिसिंग ऑर्डर है जब ये दोनों कंडीशन किसी थीटा के लिए और किसी पर्टिकुलर a प्लस b के लिए फुलफिल होती है। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि सपोज करो a इक्वल टू 2b, फिर पूछ लेंगे कि कौन से ऑर्डर मिसिंग होंगे, a इक्वल टू 2b, तो यहाँ b की जगह इक्वल टू लिख देना है, या फिर b इक्वल टू 2a आ जाए तो b की जगह 2a लिख देना है, 3 sin थीटा और यहाँ a sin थीटा। तो थर्ड मल्टीपल वाले गायब हो जाते हैं, जैसे ये डबल वाले गायब हुए ना इक्वल टू 2m, वहां n इक्वल टू 3m वाले गायब हो जाएंगे किसी पर्टिकुलर b की कंडीशन के लिए, ठीक है। तो अभी किसी को डाउट है, ये हमारा डबल स्लिट डिफ्रैक्शन खत्म हो गया, ठीक है ना। सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन लास्ट क्लास में हुआ था, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन। अब थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम पे, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन से आपकी वो एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ा। तो इसी के साथ मुझे जो पढ़ाना है वो खत्म हो गया है, आगे दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे फिजिक्स के। तो अभी आपको डाउट है तो पूछिए। सबसे पहले सुमित कुमार। यस, गुड आफ्टरनून सुमित। मैम आप बीटा इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा लिखे ना यहाँ पे मिसिंग ऑर्डर में। हाँ मैम तो बीटा इक्वल टू a प्लस बी साइन थीटा नहीं होता, पाई बाय लैम्डा होता है ना मैम। हाँ, पाई
पाई बाई लैम्डा होता है। तो अब जैसे मैं यहाँ पाई बाई लैम्डा डालती हूँ, डिफ्रैक्शन यहाँ पाई बाई लैम्डा डालती हूँ, ठीक है। पाई बाई लैम्डा एक्चुअली कॉमन है ना, तो मैंने नहीं लिखा। अब सपोज a प्लस b, तो ये यही कंडीशन आएगी ना फिर। यस मैम, हाँ फिर कैंसिल आउट हो गया, यही कंडीशन आएगी। हाँ, इसलिए वो नहीं लिखा। मैम और मेरे को एक और चीज ये पूछना था कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों एक साथ सस्टेन होता है। हाँ, दोनों एक साथ होता है तभी ना इस तरह का पैटर्न आता है, दोनों एक साथ। यस मैम, श्योर, थैंक्स मैम। यस, सतीश। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून सतीश। मैम ये पूछना था कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और इंटरफेरेंस मैक्सिमा में डिफरेंस क्या होता है? हम मैक्सिमा मतलब इंटेंसिटी ज्यादा होती है, कंडीशंस अलग-अलग है। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन डिफरेंट है, इंटरफेरेंस के लिए अलग है। मैक्सिमा मतलब तो आपको इंटेंसिटी हाई मिलेगी, वो चाहे डिफ्रैक्शन मैक्सिमा हो या इंटरफेरेंस मैक्सिमा हो, इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है, इंटेंसिटी की वैल्यू। ओके मैम। ऋषु राज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून ऋषु। मैम इंटरफेरेंस में मैम a प्लस बी आ रहा है, डिफ्रैक्शन में a मैम ऐसा क्यों? क्या वापस बोलो। मैम इंटरफेरेंस में मैम a प्लस बी आ रहा है और डिफ्रैक्शन में a मैम ऐसा क्यों? अच्छा, इंटरफेरेंस के लिए जो टर्म ली है ना वो कोस स्क्वायर बीटा है, तो बीटा हमने कहा था ना, बीटा इज पाई बाई लैम्डा a प्लस b साइन थीटा। इंटरफेरेंस वाली टर्म बीटा पे डिपेंड कर रही है, डिफ्रैक्शन वाली अल्फा पे डिपेंड कर रही है, और बीटा की वैल्यू में a प्लस b आता है और अल्फा में सिर्फ a आता है। ओके मैम। ये आप खुद से वर्कआउट करोगे ना, एक बार जैसे सारा पढ़ लिया, समझ लिया, फिर हाथ से लिखोगे ना खुद से, तो आपको पता चल जाएगा। सारी डेरिवेशन हमने की है ना, मतलब कुछ माना तो है नहीं, एकदम से कुछ लेके नहीं आए, सब स्टार्टिंग से डेरिवेशन करते करते ही आया है। तो जब आप खुद करोगे अपने हाथ से लर्न करके, फिर खुद से करोगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कि कुछ भी अलग से इन्फोर्स करने की जरूरत नहीं है, सारा आराम से इफ यू डू द प्रॉपर डेरिवेशन देन एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली। ठीक है। आदर्श कुमार। हेलो। हेलो आदर्श। मैम पूछ रहे थे कि आप बोले थे ना कुछ ऑर्डर मिसिंग होता है, तो उसका रीजन क्या बोले थे, फिर से बोलिएगा। रीजन ये है कि थीटा की कुछ वैल्यू के लिए जहां इंटरफेरेंस मैक्सिमा बनता है और डिफ्रैक्शन मिनिमा बन जाता है, एक ही थीटा के वैल्यू के लिए इंटरफेरेंस मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन मिनिमा दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होती है, एक साथ फुलफिल हो गए तो फिर वो डिफ्रैक्शन मिनिमा है ना, वो मैक्सिमा को गायब कर देता है। ओह ठीक है मैम। जयदेव। डिफ्रैक्शन मैक्सिमा इंटरफेरेंस मिनिमा को गायब कर देता है, तो मैम उसका अपोजिट नहीं होता है क्या मैम? हाँ, उसका ऑपोजिट भी पॉसिबल। जो बोल रहे हैं ना मैम कि अरे इसी को आप ऑपोजिट भी बोल सकते हो, उसका ऑपोजिट भी हाँ पॉसिबल है कि डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और इंटरफेरेंस हाँ, वो क्या है, वो वैनिश नहीं करता मैम। वैनिश एक्चुअली वैनिश नहीं करेगा, क्योंकि इंटरफेरेंस हमने अच्छे से पूरा निकाला नहीं है, क्योंकि आपके सिलेबस में यही है, आपको हर एक इंटेंसिटी भी निकालनी पड़ेगी। जैसे इंटरफेरेंस के कारण कितनी इंटेंसिटी है, डिफ्रैक्शन के कारण कितनी इंटेंसिटी है। जो इंटेंसिटी हाई होगी वो लो वाले को वैनिश करेगी, है ना, मतलब जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा वो उस छोटे वाले को, कमजोर वाले को वैनिश कर देगा। ठीक है, तो यहाँ डिफ्रैक्शन में क्या आएगी? तो मैम डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी इंटरफेरेंस की होती है। हाँ, इंटरफेरेंस की कम होती है और डिफ्रैक्शन की ज्यादा होती है, इसलिए हाँ इंटरफेरेंस की इंटेंसिटी
कंपैरेटिवली डिफ्रैक्शन से ओके कम। मैम। हाँ, इसलिए इंटरफेरेंस वाले गायब हो जाते हैं, इंटरफेरेंस। मनीषा कुमारी। यस मैम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मनीषा। यस मैम, जो ये रिजल्टेंट का ग्राफ है मैम, हाँ। उसका कोई पैटर्न या ऑर्डर नहीं है, मतलब मैम मतलब कोई ऑर्डर नहीं है मैम, कहीं रो है कहीं ये कैसा? हाँ हाँ, ऑर्डर नहीं है, ये ऐसे रैंडम होता है, कभी गायब हो रहा है कभी आ रहा है, ऐसे रैंडम होता है। आप थोड़ा गूगल पे डालोगे रिजल्टेंट इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू डबल स्लिट, तो फिर उसमें भी आपको पता चलेगा। थैंक यू। अल्फा बीटा भी इसीलिए लिखा नहीं ना एक्सिस पे, जो एक्स एक्सिस है उस पे अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ लिखी नहीं हमने, क्योंकि वो मैम ये हमेशा मतलब ऐसे ही होगा ना, कहीं भी कुछ भी? हाँ हाँ, बस ऐसे एनवलप सा बनेगा, जो फिर यो मतलब डिफ्रैक्शन में जो था ना, डिफ्रैक्शन में क्या था, सेंट्रल मैक्सिमम, मैक्सिमम इंटेंसिटी का, फिर ये इंटेंसिटी कम होती है, फिर और कम होती है, फिर और कम होती है, तो जो रिजल्टेंट होगा वो भी वैसे ही होगा, बस वो थोड़ा विड्थ उसकी ज्यादा होगी, उसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन दोनों फ्रिंजेस इंक्लूडेड है ना, तो थोड़ा चौड़ा होगा। फाइनल तो वैसा ही बन रहा है ना जैसे डिफ्रैक्शन में था। यस मैम। बस ये थोड़ी छोटी छोटी विड्थ बनेगी, विड्थ थोड़ी लार्ज। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? सतीश का हो गया ना? सतीश, सुमित कुमार भी हो गया, साहिल। यस मैम। यस साहिल। मैम डाउट नहीं है, ऐसे ही हैप्पी वुमेन्स डे बोलने वाले। थैंक यू वेरी मच। जितेंद्र। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून जितेंद्र। हाँ मैम, मिड टर्म के बारे में पूछना था कि अभी तक नोटिस नहीं आया है। हाँ, कब होना है? अभी नोटिस नहीं आया, अभी थोड़ा और पढ़ाएंगे, उसके बाद मिड टर्म करेंगे। तो फिर भी कब तक मैम, मतलब 13 के बाद या पहले? क्या क्या बोल रहे हो? मतलब 13 के पहले, 13 मार्च के पहले होगा या बाद में? ऐसे नोटिस में था ना 8 to 13 होना है। नहीं, अभी देखो 15 मार्च तक कुछ नहीं होना, 15 मार्च के बाद होगा। 15 मार्च को यहाँ एनबीए के लिए कुछ इंस्पेक्शन करने के लिए आएगी, तो अभी सब उसी में बिजी रहेंगे 15 मार्च तक, 15 मार्च तक। ओके मैम, थैंक यू मैम। वैभव। गुड इवनिंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। ये आपका जस्ट पीछे में जो डायग्राम बना हुआ है उसमें पूछना था मैम। आप बोले ना कि इंटरफेरेंस को गायब कर देता है डिफ्रैक्शन, क्योंकि डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी ज्यादा है। हाँ। तो और ये भी आप बोले थे कि इंटरफेरेंस कांस्टेंट रहता है ना? हाँ, इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। मैम ये चीज मुझको थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, वो फिगर में जो मिनिमा, पहला मिनिमा है, देखिए तो जरा मैम पीछे। पहला मिनिमा है और जो उसका सेकंड मिनिमा है उसका बगल है। नहीं मैम, वो जो आप डिफ्रैक्शन का बनाया जो डॉटेड लाइन से, डिफ्रैक्शन का जो आप डॉटेड लाइन से बनाए वही डायग्राम है मैम, वही डायग्राम है जो एक चार्ट में उसका ऊपर में आप आउटलाइन बना दिए ना डिफ्रैक्शन। ये तो हाँ, मतलब रिजल्टेंट का बना के दिखाया है, जैसे दैट इज करनी तो ये ऐसे रिजल्टेंट बना दिया ये हमें जी ये तो इसका पहला मिनिमा ऊपर है और फिर दूसरा मिनिमा नीचे क्यों है मैम? क्योंकि इंटरफेरेंस तो कांस्टेंट रहेगा ना, भले ही डिफ्रैक्शन का इंटेंसिटी बढ़ जाए या घट जाए, इंटरफेरेंस का तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसका लाइन तो उसका मिनिमा भी एक ही लाइन में रहना चाहिए ना। नहीं, यहाँ क्या है कि देखिए आप जहाँ पाई पे डिफ्रैक्शन का मिनिमा बनता है, वही इंटरफेरेंस का मैक्सिमा बनता है। यस मैम, है ना? तो दोनों का जो रिजल्टेंट है वो तो जीरो नहीं होगा ना फिर। तो फिर उसका घटते क्यों जा रहा है मैम? भले ही पूरा खत्म नहीं हो जाए, लेकिन उसका जैसे कि पहला वाला मिनिमा यदि हम लोग देख लें,
ओके मैम, ये क्या जरूरी है क्या जो मैं डाउट पूछ रहा हूँ? क्योंकि अगर से क्यूरियोसिटी हो रहा है, क्या ये हाँ। सिलेबस में तो नहीं है? ये थोड़ा रैंडम सा ही है, कहीं पे आपको ऐसे मिलेगा कि ये कोई कांस्टेंट पैटर्न नहीं, जैसे जितना आप पढ़ा है वो सब समझ में आ गया मैम, जस्ट ये दिमाग में थोड़ा खेल रहा था कि ये क्यों हो गया ऐसा। अच्छा चार्ट देख के समझ। एक्स एक्सिस में कुछ लिखा नहीं ना, ओके ओके ये कुछ रैंडम सा है, ये कहीं गायब होगा तो मैं आपका बढ़ेगा, बस ओवरऑल इस तरह का पैटर्न आएगा बस। ओके ओके जी जी, थैंक यू। कुमार अनमोल, हेलो कुमार अनमोल, हेलो। ओके तो कुमार अनमोल तो चले गए हैं मुझे लगता है, और मे बी आई एम नॉट ऑडिबल टू हिम, तो ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। हम वैसे गूगल क्लासरूम पे कुछ कुछ मैं शेयर करूंगी, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, यू ऑल हैव माय व्हाट्सएप नंबर। तो फिर आज की क्लास हम खत्म करें। कोई और है? अंकित। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। मैम कॉलेज खुलने में कोई खबर है? ये सारे क्वेश्चन आप मुझसे नहीं पूछिए तो बेहतर होगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू मैम। शिव प्रसाद। हेलो हेलो शिव प्रसाद। मैम, हमको कहना है कि वो जो इंटेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आया है I इक्वल टू 4 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, मैम तो उसमें इंटेंसिटी जो होता है वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का प्रोपोर्शनल होता है, तो हाँ, मैम इक्वल साइन कैसे आ गया? वापस बोलो। मैम इंटेंसिटी होता है वो एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैम आप इक्वल साइन दिए, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो मैम वहाँ आप एक्सप्रेशन में इक्वल साइन दिए। अच्छा हाँ, वो मैं इसलिए की हूँ क्योंकि ये जो है ना 4a0 स्क्वायर, 4a0 स्क्वायर ये कांस्टेंट टर्म है। यस मैम। तो अब जैसे आपने लिखा इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, अब एम्पलीट्यूड में कांस्टेंट या फिर एस्टिमेट I इक्वल टू कोई कांस्टेंट R स्क्वायर, ऐसे लिखोगे ना? यस मैम। हाँ, तो ये कांस्टेंट है और R की जो वैल्यू है, मान लो ये लिख दिया C into 4a0 स्क्वायर sin अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, तो अब ये सारे कांस्टेंट ही है। यस मैम। कांस्टेंट है, 4 के कांस्टेंट है, a0 स्क्वायर है, तो इन सबको मिला के हमने ऐसे लिख दिया 4a0 स्क्वायर, ये C को भी a0 में शामिल कर दिया और ये 4a0 स्क्वायर लिख दिया sin अल्फा अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर। मैम तो 4 I0 ना होगा? हाँ, a0 स्क्वायर को I0। sin यस अल्फा मैम, वही पूछ रहे थे मैम। हाँ, मतलब कांस्टेंट ऑलरेडी हमारे पास है ना, तो हम एक और कांस्टेंट नहीं लाते हैं, उसी में इंक्लूड कर देते हैं पुराने कांस्टेंट। ओके मैम, थैंक यू। इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। मैं आपको न्यूमेरिकल गूगल क्लासरूम में शेयर करूंगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। कुमार अनमोल को कुछ पूछना है? शिव प्रसाद हो गया, रिशु, सुमित, ओके। तो आई एम गोइंग टू एंड दिस क्लास, ठीक है? आपको कुछ पूछना है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड मीटिंग